हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेशर जो है वो एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा है कि प्रेशर P बराबर परपेंडिकुलर फोर्स अपान एरिया, यानी किसी क्षेत्र पर लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि P जो है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एरिया जब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और एरिया जब घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसके एग्जांपल के तौर पे आप एक लोहे की कील के हिसाब से समझ सकते हैं कि लोहे की जो कील की नुकीला सिरा होता है उसका एरिया बहुत कम होता है। जैसे इस पेन का एरिया का नुकीला सिरा बहुत कम है, तो इस पर जब हम कोई प्रेशर लगाते हैं तो किसी जगह पे बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट हो जाता है। फोर्स लगाते हैं तो किसी जगह पे पेनिट्रेट जल्दी हो जाता है। इसका ये कहने का मतलब हुआ कि एरिया कम होने पर हमारा प्रेशर ज़्यादा होता है। ये तो बेसिक बात है, ठीक। लेकिन इसका एजम्पशन हमको बहुत ध्यान से देखना होगा कि ये जो रूल्स होते हैं, ये जो नियम बनाए गए हैं, इनका नियम से ज़्यादा हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट होता है उसका एजम्पशन जानना कि किस एजम्पशन में कौन सा नियम बनाया गया है और कौन सी चीज़ फॉलो हो रही है। तो इसका एजम्पशन तो हम ये तो जानते हैं कि P बराबर F बाई ए, लेकिन इसका एजम्पशन क्या है कि व्हेन F परपेंडिकुलर इज कॉन्स्टेंट। समझ रहे? यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, तब भी ये फार्मूला जो है सही माना जाएगा। अब इसको कैसे समझे, परपेंडिकुलर फोर्स कैसे कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक छोटा सा एरिया है, ठीक, एक उससे बड़ा एरिया है और एक सबसे बड़ा एरिया मान लीजिए है, ठीक। अभी क्या है, हमारा F कांस्टेंट है, यानी अगर हम इस पे 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इस पे भी 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इस पे भी 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, लेकिन प्रेशर जो फोर्स हमारा तो कांस्टेंट हो गया 3 न्यूटन, ठीक। F बराबर 3 न्यूटन हमारा कांस्टेंट है तीनों पर। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है वो अधिक पैदा होगा, जेन्युइन बात है। यहाँ पे थोड़ा उससे कम और यहाँ पे सबसे कम प्रेशर होगा, ठीक। यानी हमारा एरिया बढ़ने पे, देख रहे हैं एरिया यहाँ सबसे छोटा था लेकिन इधर बढ़ रहा है, तो हमारा प्रेशर क्या वो घट रहा है। कब जब F बराबर 3 न्यूटन, यानी F तीनों पे कांस्टेंट हो, तभी ये चीज़ फॉलो होती है, ठीक। ये हुआ इसका एजम्पशन। लेकिन आज में उस एजम्पशन को चेंज करें, यानी जो हमारा पाइप फ्लो होता है, ये सब पाइप फ्लो, इसमें एजम्पशन को बदलकर मैं आपको ये बताऊंगा लास्ट में कि यही प्रेशर जो होता है ये एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। यानी एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और एरिया घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ठीक। तो आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखते हैं, ये हमारा कोई पाइप है जो आगे पे जाकर सिकुड़ता जा रहा है, यानी इसका आगे जाते समय एरिया कम होता जा रहा है और इसमें कोई लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है। इसका डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लो डायरेक्शन हमारे लेफ्ट टू राइट है, ठीक। अभी लिक्विड में हम एजम्पशन करते हैं कि एक छोटा सा उसका मॉलिक्यूल पकड़ते हैं, उसको बाहर निकाल के उस पर हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि उस पर फोर्स जो है वो कैसे कैसे काम कर रहा है। तो आपको सिंपल पता है कि फ्लो इधर से इधर हो रहा है। अभी ये हमारा मॉलिक्यूल बाहर आ गया, ठीक। आखिर गति क्यों होती है, किसी भी चीज़ में गति क्यों होती है, जब उस पर कोई फोर्स लगता है, ठीक। यानी इस मॉलिक्यूल पे भी कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा जो इसको इधर से यानी लेफ्ट से राइट जाने के लिए सहारा कर रहा है। तो हम एजम्पशन करते हैं कि इस पे एक फोर्स इस मॉलिक्यूल पे इधर से, मतलब ये F1 लग रहा है, ठीक। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन का रिएक्शन है, तो इस F1 के अपोजिट में F2 भी लगेगा, ठीक। लेकिन हमारा फ्लो इधर है, इसका मतलब ये होगा कि F1 जो है वो F2 से बड़ा होगा, तभी ना इसको ये इधर ढकेल देगा। F1 अगर F2 से बड़ा होगा तभी ना मॉलिक्यूल हमारा इधर से इधर सरकने लगेगा धीरे धीरे, ठीक। अभी क्या है, मॉलिक्यूल पे दोनों साइड हम एरिया मान लेते हैं सेम, ये एरिया सेम है, इधर भी हमारा A है, इधर भी एरिया A है, ठीक। इस पे हम मान लेते हैं कि इस फोर्स के कारण, इस परपेंडिकुलर फोर्स के कारण इस यूनिट एरिया पे P1 प्रेशर लग रहा है और F2 फोर्स के कारण इधर इस यूनिट एरिया पे P2 प्रेशर लग रहा है, ठीक। तो सिंपल सा पता है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ कि लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, ठीक। सो फोर्स F1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन F2 एट द बेसिस ऑफ फ्लो डायरेक्शन, F1 इज ग्रेटर देन F2। यानी लिक्विड जो हमारा होता है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में फ्लो करता है, तभी हमारा फ्लो बना रहता है। अगर दोनों एनर्जी बराबर हो जाएगी तो लिक्विड रुक जाएगा, बीच में बहबा नहीं करेगा, न इधर होगा ना उधर होगा। एनर्जी के डिफरेंस होने के कारण ही हमारा लिक्विड फ्लो होता है, ठीक। तो ये शुरू मैंने आपको बता दिया कि F1 F2 से बड़ा है,
ठीक, यानी P1A जो है वो P2A से बड़ा है, A से A कैंसिल हुआ यानी P1 से P2 कैंसिल हुआ। ठीक, एज लाइक दिस यानी इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार एट पॉइंट A एंड B कंसिडरिंग एरिया A1 एंड A2। ठीक, इसी पे देखिए अभी क्या मैंने इधर पता कर लिया कि इधर वाला जो फोर्स है इधर वाले फोर्स से ज़्यादा है। अब हम कंसिडरिंग करते हैं इसी हिसाब से A पर और B पर। ठीक, तो A पे जो हमारा फोर्स होगा वो B की अपेक्षा ज़्यादा होगा, मतलब A पे जो हमारा फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी A पे जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो B की अपेक्षा ज़्यादा होगा। अभी इस A पर्टिकुलर एरिया, इसका यूनिट एरिया इस यूनिट एरिया से अधिक है, यानी इधर प्रेशर भी अधिक है, इधर एरिया भी अधिक है। सिंपल सी बात पता चल गई। इसी से हमको ये पता चलता है कि इस प्रेशर के इस यूनिट एरिया पे अधिक होने के कारण प्रेशर जो है इस पाइप फ्लो में, जहाँ पे हमारा एनर्जी का इक्वलिटी नहीं है, एनर्जी इक्वल नहीं है, वहाँ पे हमारा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका एजम्पशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। ये सही है, लेकिन ये जो हमारा था ये भी सही है, प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। लेकिन इसका एजम्पशन में क्या कहता है कि F1 जो है F परपेंडिकुलर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इस वाले एजम्पशन में ये नहीं कहता है। ये वाला एजम्पशन कहता है कि F हमारा कांस्टेंट नहीं है, जैसा कि इसमें आपको पता है F इधर अलग है इधर अलग है। ठीक, इधर से इधर जाते हुए हमारा क्या है, फोर्स घटता जा रहा है। A से B में जाने पे फोर्स घटता जा रहा है तो हमारा प्रेशर भी घटता जाएगा। ठीक, अब वही प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया मैं आपको दूसरी विधि समझा रहा हूँ, अगर वो विधि न समझ में आई हो तो। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट ये है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर इसको पढ़ाता हूँ। ये हमारा कोई पाइप है, इसमें एजम्पशन करिए। ठीक, पाइप में किसी लिक्विड के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो मार रहे हैं, चले जा रहे हैं इधर से इधर। तो लिक्विड क्या होते हैं, वो हमेशा जिगजैग मोशन करते हैं, उनके पार्टिकल्स, उनके मॉलिक्यूल्स हमेशा जिगजैग मोशन करते हैं। यानी अगर इनकी वेलोसिटी मान लीजिए हमने कम कर दी, इस लिक्विड की वेलोसिटी कम कर दी। अब लिक्विड की वेलोसिटी कहाँ कम होगी, ये भी बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ पे एरिया अधिक होगा वहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम होगी, वेग उसका कम होगा। एरिया अगर जहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी अधिक हो जाएगी। यही जो हमारा इसी कारण जो पतला पाइप होता है उसमें से पानी बहुत तेज निकलता है, और जो बहुत मोटा पाइप होता है उसमें से पानी धीरे धीरे निकलता है। ठीक, और हमारा जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट होना चाहिए तभी। तो इसमें हमारा इस जगह पे हम एजम करते हैं कि ये हमारा कोई एक यूनिट एरिया है, पाइप के बाउंड्री का, पाइप के वॉल का एक यूनिट एरिया है। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, इस यूनिट एरिया पे कंसीडर करते हैं, इसको बाहर निकला के लाते हैं, बड़ा करके देखते हैं कि इस यूनिट एरिया पे अगर पाइप जो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे गति कर रहे हैं तो इस यूनिट एरिया के पाइप पे वो लोग बहुत तेज टक्कर करेंगे। मतलब कि यूनिट एरिया पे अगर लिक्विड फ्लो स्लो कर रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, तो उस यूनिट एरिया पे उस लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत तेज टक्कर करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे। मतलब देख रहे हैं ये धीरे धीरे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन का कम है, लेकिन ये क्या है, फट इस पे टक्कर धीरे धीरे, मतलब कम एरिया पे अधिक हमारा टक्कर कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा बात हो गया कि जो हमारा जहाँ पे वेलोसिटी कम है यानी एरिया अधिक है। ठीक, अब हम कंसीडर करते हैं इस छोटे वाले पार्ट पे जहाँ पे हमारा एरिया कम है लेकिन वेलोसिटी अधिक है। तो इस क्षेत्र पे क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो किसी यूनिट एरिया पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा यूनिट एरिया ये यहाँ पे से कंसीडर कर लेता हूँ, तो समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। यूनिट एरिया पे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इस यूनिट एरिया पे, इसका भी यूनिट एरिया और ये यूनिट एरिया दोनों बराबर है। अगर मान लीजिए इसको मैंने एक सेमी स्क्वायर माना था, यहाँ भी एक का सेमी स्क्वायर मान रहा हूँ, समझ, क्योंकि यही इसका एजम्पशन है। एक सेमी स्क्वायर पे अगर वेलोसिटी अधिक है तो उसके मॉलिक्यूल इस यूनिट एरिया पे कम टक्कर करेंगे। मतलब कि कोई चीज़ अगर बहुत तेजी से आपके इस एरिया से पास से जाएगी तो वो इस पे इसकी अपेक्षा कम जगहों पर टक्कर करेगी। इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी न कभी सिलाई मशीन देखी होगी, कपड़े सिलने वाली, कैसे वो करती है। तो सिलाई मशीन की जो सुई है वो क्या होती है, मान लीजिए कि वो एक नियत तरीके से अप डाउन कर रही है,
वो एक मान लीजिए 1 मिनट में 100 बार वो ऊपर नीचे कर रही है, उसका ये चीज़ कांस्टेंट है, मतलब पेनिट्रेट करने की जो रेट है वो कांस्टेंट हम मान लेते हैं कि 100 पर है। अभी क्या करते हैं हम, उस कांस्टेंट रेट, उस सुई के नीचे से कोई कपड़ा जो है वो बहुत धीरे 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 पास करते हैं, मतलब कि उसकी वेलोसिटी कपड़े की कम है। तो आप देखेंगे कि जब उसके नीचे से कोई कपड़ा हम धीरे धीरे पास करते हैं तो उस पर देखेंगे पर यूनिट एरिया पे अधिक ज़्यादा बार सुई जो है वो धंसी होती है, पेनेट्रेट की होती है। समझ रहे हैं? मतलब अगर कपड़ा धीरे धीरे जा रहा है तो उस पर सुई क्या है, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत कम कम दूरी पे ही छिद्र बनाई होती है। लेकिन अगर वही कपड़ा हम नीचे से, उस सुई के नीचे से बहुत तेज़ी से पास करते हैं, बहुत जल्दी पास करते हैं, उसके बाद हम उस कपड़े को निकाल कर देखते हैं तो आपको एक उसी यूनिट एरिया पे देखेंगे वही छेद दूर दूर मिलेंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब कि जो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये जो हमारा पाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ भी अगर वेलोसिटी कम है तो क्या है, यूनिट एरिया पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास बहुत जल्दी, मतलब यूनिट एरिया पे बहुत ज़्यादा बार टकराएंगे। और वही वेलोसिटी अगर अधिक है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसी यूनिट एरिया पे दूर दूर टकराते हैं। अब क्या है, अब ये मॉलिक्यूल्स जो है पर यूनिट एरिया पे वेलोसिटी कम होने पे अधिक बार टकरा रहे हैं। अधिक बार टकरा रहे हैं, किसी चीज़ से आप अधिक बार टक्कर करेंगे तो वो भी एक्शन रिएक्शन रूल से वो भी आपको उतनी बार जो है रिपेल करेगी, आपका विरोध करेगी। इसका मतलब इस जगह पे आपके जो पाइप का वॉल है वो अधिक प्रेशर महसूस करेगा विथ कंपेयर टू दिस प्लेस। इस प्लेस पे हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूनिट एरिया पे दूर दूर टक्कर मारेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो पाइप का वॉल है वो कम प्रेशर महसूस करेगा। अब आपको समझ में आ गया हवाई हो, ठीक। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा एरिया क्या था, इस सेक्शन पे मान लीजिए ये मेरा ये सेक्शन है, इस सेक्शन पे एरिया अधिक है, ठीक, और इस सेक्शन पे एरिया कम है, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये मेरा P1 है और ये P2 है, ठीक। अभी आपको सिंपल पता है कि P1 जो है वो ग्रेटर देन P2, और ठीक, अब P1 पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस सेक्शन पे एरिया भी अधिक है, यानी A1 इज ग्रेटर देन A2। इसका सीधा सा मतलब है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक, यही चीज़ मैं आपको इसमें पढ़ के बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इसका वही चीज़ कि वेलोसिटी जितना कम होगा, मॉलिक्यूल्स दीवार से बहुत कम कम दूरी पर टकराएंगे, जिससे पाइप की दीवार पर यूनिट एरिया बल अधिक लगेगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके विपरीत मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ने पर ये अणु दीवार की पर यूनिट एरिया पर दूर दूर टकराएंगे और फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा, और वॉल का प्रेशर वेलोसिटी के बढ़ने, या यूँ कह लीजिए वेलोसिटी कहाँ पे बढ़ती है, जहाँ पे एरिया घटती है, यानी कि वेलोसिटी के बढ़ने या एरिया के घटने पर घट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से दैट्स वाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, वेलोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसके कहने का। लेकिन एजम्पशन आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। एजम्पशन यहाँ पे सिंपल मेन चीज़ कि ये जो हमारा यफ है, यफ इज नॉट कांस्टेंट, ठीक। लेकिन जो हमने पढ़ा था कि P बराबर F/A एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो वो क्यों होता है, क्योंकि यफ जो होता है वो मेरा कांस्टेंट होता है। इस कंडीशन में कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक। इसी का मैं एक और आपको मेथड बताता हूँ समझने का, ठीक। ये बर्नौली है, बर्नौली ने बताया था कि किसी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है, उसने जो एजम्पशन बताया था, तो उन्होंने बताया था कि पर यूनिट एरिया पर किसी मॉलिक्यूल पर लगने वाले सभी बलों का जो योग है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो वो ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा कि वो आपको शायद पता हो। तो ये हमारा हम समझते हैं कि इस एरिया पे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। ए पे हम क्या करते हैं, ए पे हमारा लग रहा है प्रेशर PA, ठीक, और इस पर हमारा वेलोसिटी क्या है उस मॉलिक्यूल की, VA है, और वही मॉलिक्यूल बी पे आ गया तो उसकी वेलोसिटी VB हो गई, ठीक, और उस पर प्रेशर हमारा क्या होगा, PB होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे हमारा जो डेटम हाइट है, यानी ग्राउंड से इस मॉलिक्यूल की हाइट है, दोनों जगहों पर सेम है,
यानी ये हाइट और ये हाइट बराबर है। यही एजम्पशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक। तो पीए पे हमारे लगने वाले सभी बल कौन से होंगे? ये हमारा प्रेशर हेड होगा, पीए अपन में रोजी, ये हमारा वेलोसिटी हेड होगा और ये डेटम हेड होगा, ठीक। तो और ये बी पे सारी चीज हो गए, ये हमारा प्रेशर हेड हो गया, ठीक, ये वेलोसिटी हेड हो गया और ये हमारा लास्ट वाला डेटम हेड हो गया। अभी क्या है, दोनों बराबर है, जेड जेड कट गया, बचा ये, ठीक। यानी हमारा पॉइंट ए पे ये फोर्स लग रहे हैं और पॉइंट पे ये फोर्स लग रहे हैं। लेकिन आपको इस कंडीशन में ये पता है कि जहाँ पे पाइप पतला हो रहा है वहाँ पे वेलोसिटी अधिक हो गई, यानी वी बी, यानी वेलोसिटी एट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए, ठीक। तो वी बी जब हमारा अधिक हो रहा है वी ए से, क्यों हो रहा है? एंड क्यू इज कांस्टेंट। ये भी बताया था बर्नौली कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। अब देखिए क्या है, ये वी बी वी ए से बड़ा है, वी बी वी ए से बड़ा है, लेकिन इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपको ऐसे समझाने से अच्छा मैं एक ये चीज़ बता रहा हूँ, क्या है, इधर वाले का जो योग है वो भी इधर वाले के योग को LHS जो है हमारा वो RHS के बराबर होना चाहिए, ठीक। अभी क्या है, हमारा वी बी को हम मान लेते हैं 20 और वी ए को मान लेते हैं 10, क्योंकि वी बी वी ए से बड़ा है, और इन दोनों का समेशन होना चाहिए 50। तो ये हम मान लीजिए है कि ये 10 है तो इधर वाले का ये 40 होगा, और वी बी 20 है तो ये पी बी अपन रोजी हम 30 मान लेते हैं, क्योंकि इधर 40 10 50 होना चाहिए और इधर 30 20 50 ही होना चाहिए। ये चीज़ भी है, कांस्टेंट होना चाहिए हमारा डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, ठीक। अभी वी बी देखिए क्या है, 20 है जो वी ए से बड़ा है, यानी वी बी वी ए से अधिक है। अब देखिए इस अगर वी बी वी ए से अधिक है तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जो हमारा प्रेशर एट बी पॉइंट 30 जो है वो प्रेशर एट ए पॉइंट से कम होना चाहिए, समझिए। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा और इस पॉइंट पे प्रेशर अधिक होगा। तो प्रेशर इस पॉइंट पे अधिक होगा, मतलब यहाँ पे हमारा एरिया अधिक है, और प्रेशर इस पॉइंट पे कम होगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया कम है। सिंपल सी फिर वही बात कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये न समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को आप फिर से चला के देख लीजिए, दोबारा आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लोग गलती क्या करते हैं, हमेशा यही मान लेते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल टू 1/A है। एजम्पशन वो नहीं ध्यान देते हैं कि एजम्पशन इसके पीछे क्या है, क्या माना गया है, ठीक। यहीं पे आप देख रहे हैं अलग एजम्पशन पे पूरा रूल ही बदल जा रहा है। तो आपको समझ में आ जाए तो उसके लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। थैंक यू।